everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. इस चैनल में BSc CBCS 5th सेमेस्टर का जो टॉपिक है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है और इस सीरीज़ में अभी तक 11 वीडियोस अपलोड हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 12 ऑफ द मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में। आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए और मेरे एफर्ट्स को भी वैल्यू मिलता है, सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग। सो लास्ट 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसा होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, एनर्जी चेंज कैसा होता है, एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो बॉन्ड होता है बिटवीन two atoms in a diatomic molecule, this acts like a spring और वो Hooke's law of spring जो है वो ओबे करता है, ठीक है। और ये एक इलास्टिक स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है, इसका इलास्टिसिटी होता है, इसको हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ द बॉन्ड of a diatomic molecule, but this is in theory. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में रियल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड जो है वो स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है बट नॉट टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट। इसका मतलब क्या है कि एक टाइम आता है अगर हम लोग इस बॉन्ड को एक्सटेंड करते रहें, ओके, और एक टाइम आएगा, एक पॉइंट आएगा जब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो डिसोसिएट कर जाएगा और दो एटम जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। सो इसका इलास्टिसिटी जो है वो एक पॉइंट तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद अगर हम लोग और भी खींचे इन दोनों एटम्स को तो ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है इनटू इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है। सो फॉर लार्जर एम्पलीट्यूड्स इन रियल मॉलिक्यूल्स दिस स्प्रिंग बिहेवियर इज नॉट फॉलोड। सो फॉर लार्जर एम्पलीट्यूड्स अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खींचे इस बॉन्ड को, लाइक से फॉर मोर देन 10% of the bond length, 10% of the actual bond length. So अगर for more than 10% of the actual bond length से अगर हम लोग खींचे इस बॉन्ड को तो वो इतना सिंपल बिहेव नहीं करता है, ये बॉन्ड उसका बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर फॉलो नहीं करता है, ओके। And this behavior is now known as anharmonic behavior, or we can say it follows the rules of anharmonic oscillator, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या बात किया था कि पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एनर्जी जो होता है, एनर्जी पोटेंशियल वेल, इट फॉलोज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रूल। वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसा बिहेव करता है और उसका एनर्जी ऐसा चेंज होता है, ओके, विथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इट बिहेव्स एज अ पोटेंशियल वेल, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और एनर्जी कर्व जो होता है वो पैराबोला जैसा होता है। बट इन रियल लाइफ
real molecules do not follow simple harmonic oscillator behavior, they follow n-harmonic oscillator behavior. So they show n-harmonic behavior. Okay, so what is n-harmonic behavior? Let's discuss. So अगर हम लोग एनर्जी एक्सिस ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ओके, सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, और एनर्जी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट कर रहे हैं. तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर फॉलो करता है, देन उसका एनर्जी कर्व जो होता है वो ऐसे पैराबोला जैसा बिहेव करता है. इट शोज पैराबोलिक नेचर इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, बट एक्चुअली इन रियल मॉलिक्यूल्स दे डू नॉट शो simple harmonic oscillator behavior, they show n-harmonic oscillator behavior, or they show n-harmonicity. Okay, so the n-harmonic behavior in energies is shown like this. Okay, ये green curve जो है, this green curve it shows n-harmonic behavior. Okay, this shows the nature of n-harmonic oscillator. So for n-harmonic oscillator we do not see a parabolic nature. हम लोग को ऐसा एक behavior देखने को मिलता है. Okay, so पहले ये ऐसा decrease होता है, उसके बाद this is the equilibrium distance. Okay, और फिर से वो कर्व इंक्रीज होता जाता है और एक पॉइंट में आके ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है. तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या होता है यहाँ पे. दिस इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. यहाँ पे एनर्जी मिनिमम होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल सबसे स्टेबल है इसलिए एनर्जी मिनिमम है. उससे कम अगर हम लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को फिक्स करें, मतलब हम लोग अगर कॉम्प्रेस करते जाए मॉलिक्यूल को, तो एनर्जी बढ़ता जाएगा, और भी ज़्यादा कॉम्प्रेस करेंगे तो और भी एनर्जी बढ़ेगा. सो इट इंक्रीजेस लाइक दिस. ओके, बट नाउ इफ वी एक्सटेंड द बॉन्ड लेंथ, अगर हम लोग एक्सटेंशन करें मॉलिक्यूल का, खींचे एटम्स को एक दूसरे से दूर खींचे, तो क्या होगा, पहले एनर्जी बढ़ेगा, एक टाइम आएगा या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, ये एनर्जी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यहाँ पे क्या हुआ, ये एनर्जी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गया. इसका मतलब क्या है, ये फिजिकली ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये वाला एनर्जी जो है दिस इज ए कांस्टेंट एनर्जी. इसका मतलब क्या है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, क्यों डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब इस वाले डिस्टेंस के बाद नाम देते हैं, मान लीजिए R1. सो R1 डिस्टेंस के बाद अगर हम लोग और भी खींचते जाए एटम्स को अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो रहा है. द एनर्जी इज कॉन्स्टेंट इवन इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस. इसका मतलब ये है कि तब दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं रहा, इसलिए क्या हो रहा है, दोनों का एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितना भी हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाते जाए. ओके, जब तक यहाँ पे बॉन्ड था तब तक जब हम लोग खींचते जा रहे थे तब एनर्जी बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू एटम्स. बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जितना भी हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाए एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पॉइंट में क्या हो चुका है, इस मॉलिक्यूल का जो है डिसोसिएशन हो चुका है. इट हैज़ ऑलरेडी डिसोसिएटेड. ओके, इसलिए जितना भी हम लोग एटम्स को दूर खींचे एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा. इट विल एज्यूम ए कॉन्स्टेंट बिहेवियर. ओके, सो दिस energy is known as the dissociation energy.
ओके। और ये वाला कर्व जो है वो एक अप्रॉक्सीमेट एम्पिरिकल फॉर्मूला मोर्स ने दिया था, साइंटिस्ट मोर्स ने दिया था एक अप्रॉक्सीमेट एम्पिरिकल फॉर्मूला जहाँ पे ये कर्व जो है वो फिट होता है, ठीक है। सो दैट फंक्शन इज नोन एज मोर्स फंक्शन एंड दिस टाइप ऑफ कर्व इज नोन एज मोर्स पोटेंशियल कर्व, ठीक है। जो एनहार्मोनिक बिहेवियर हम लोगों ने अभी देखा है वो फॉलो करता है मोर्स पोटेंशियल कर्व। सो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज E equals to DEQ 1 minus exponential of A REQ minus R और इसका होल थिंग स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द मोर्स फंक्शन। और ये जो पोटेंशियल कर्व है ग्रीन कलर का, ये हम लोग बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल, मोर्स पोटेंशियल, ओके। सो यहाँ पे A is a constant which fits the curve, DEQ is the dissociation energy, okay. R is the internuclear distance और REQ is the equilibrium internuclear distance, मतलब जहाँ पे एनर्जी सबसे मिनिमम है, जहाँ पे बॉन्ड सबसे स्टेबल है, मॉलिक्यूल सबसे स्टेबल है। सो ये वाला कर्व जो है ग्रीन कलर का मोर्स पोटेंशियल, यहाँ पे जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे उनका एक्सप्रेशन कैसा होगा? ऑब्वियसली अभी कर्व चेंज हुआ है, एनर्जी एक्सप्रेशन चेंज हुआ है विच फिट्स दिस मोर्स पोटेंशियल, तो अभी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो है उनका एक्सप्रेशन भी चेंज होगा। सो जब श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व किया गया था यूजिंग दिस मोर्स फंक्शन, तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स का वैल्यूज हम लोग को कुछ अलग मिला था। सो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स का जो एक्सप्रेशंस है दे वेर एक्सप्रेस्ड एज एप्सिलॉन V प्लस हाफ ओमेगा बार, ये पहले जैसा सेम है लेकिन अभी एक सब्ट्रैक्टेड वैल्यू भी यहाँ पे जोड़ा गया है विच इज V प्लस हाफ होल थिंग स्क्वायर ओमेगा बार EXC which is in centimeter inverse, and vibrational energy levels are starting from 0, 1, 2 and goes on like this. So यहाँ पे ये वाला टर्म जो है वो एक्स्ट्रा है। पहले जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर शो कर रहा था, थ्योरेटिकली जब हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर शो करता है, तब जो एनर्जी वैल्यू था वो इतना था वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स का, और अभी ये वाला टर्म जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है यहाँ पे फॉर एनहार्मोनिक बिहेवियर। सो हियर ओमेगा बार E is the oscillation frequency which is expressed in centimeter inverse, okay. XC is the corresponding enharmonicity constant, enharmonicity constant, okay, जो कि for bond stretchings, for bond stretching vibrations, for bond stretching vibrations, this is a small positive number, this is a small positive number which is almost equal to plus 0.01, okay.
अभी एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में या फिर एनहार्मोनिक बिहेवियर जब शो करता है एक मॉलिक्यूल, तब एनर्जी लेवल्स कैसे चेंज होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में दो कॉन्जिक्यूटिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी कैसे चेंज होता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर द वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल। और कोई भी अगर डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर सजेशन रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम। और इस लेक्चर का PDF नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। और मैं यहाँ पे बेनवेल जो है विच इज़ द बाइबल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो A to Z यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग को अलग से बेनवेल पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से वीडियोस देखने से आप लोग को बेनवेल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।